Hello guys, welcome to my channel NEET Biology. I am Rahul Dubey. Today we will study the topic hematology from the chapter body fluid and circulation, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला बॉडी फ्लूइड क्या है. हमारी बॉडी में कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं. बॉडी फ्लूइड मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, जिसे इंट्रासेल्युलर, इंट्रा मतलब विद इन, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम बेटा साइटोप्लाज्म कहते हैं. और याद रखना है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को साइक्लोसिस कहते हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछने के चांसेस भी होंगे. मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को साइक्लोसिस कहते हैं. ये है हमारा पहला. सेकंड फ्लूइड को हम बोलेंगे इंटरसेल्युलर फ्लूइड, विच इज ऑल्सो नोन एज द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जो सेल्स के बाहर होगा और ये फर्स्ट वाला सेल के अंदर होगा. आओ हाँ बेटा, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. सबसे पहला, इस चैप्टर में हमें तीन चीज़ों की स्टडी करनी है. बेसिकली फर्स्ट ब्लड. देखिए ब्लड सर्कुलेट कहाँ होता है. ब्लड वेसल में. और ब्लड वेसल हमारी बॉडी में कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है, और उसमें से ब्लड को पंप करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है हार्ट. ओके, तो हमें पढ़ना है ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट. तो उसमें हम जब स्टडी करेंगे ब्लड की, तो उसे कहेंगे हेमाटोलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी. आपने सुना ही होगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी. तो ब्लड वेसल की स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं. स्टडी ऑफ हार्ट को हम कहेंगे कार्डियोलॉजी. तो फिलहाल हम लोग पहले इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे स्टडी ऑफ ब्लड. ओके, और आपको ये याद होना चाहिए कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमारी बॉडी में किस टाइप का सर्कुलेशन होता है. तो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है. क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. ओके, नाउ चलो स्टार्ट करते हैं हेमाटोलॉजी. हेमाटोलॉजी, तो उसमें हम लोग सबसे पहले ब्लड देखते हैं. ब्लड होता क्या है. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. और आपको मालूम होगा कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है. कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है. मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ओके, ये याद रखना है आपको. लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके लिए इसको लोग फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, बिकॉज सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ सेल डिवीजन. इनके सेल्स सेल डिवीजन नहीं कर सकते. ठीक है. ब्लड का पीएच कितना होता है. ब्लड का पीएच होता है बेटा 7.35 टू 7.45 का पीएच. इसका मतलब ये एकदम स्लाइटली अल्कलाइन है. ओके, और ये 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट होता है. किसी भी एक हेल्दी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के बॉडी के वेट का 7 to 8% उसकी बॉडी में क्या होगा, ब्लड होगा. अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि नॉर्मल पर्सन में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है. ऐसा बोल सकते हैं कि 5 to 6 लीटर ब्लड इन मेल एंड 4 to 5 लीटर ब्लड इन फीमेल. ओके, नाउ अब आगे देखते हैं. चलो अभी कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड के अंदर क्या क्या है. तो ब्लड को मैं दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहा हूँ, प्लाज्मा में और ब्लड कॉर्पस्कल्स में. याद रखना है, अगर सपोज मैं ब्लड लेता हूँ और ब्लड में से सॉलिड पार्ट को रिमूव कर दूँ, तो सॉलिड पार्ट को कहेंगे हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड लिक्विड पार्ट को कहेंगे प्लाज्मा. तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सॉलिड पार्ट को बाद में देखते हैं, पहला देखते हैं प्लाज्मा के बारे में. प्लाज्मा इज द 55% ऑफ ब्लड कंटेंट. अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिलता है. तो प्लाज्मा के अंदर मिलता है वाटर. 90 to 92% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर, और 6 से 7% प्लाज्मा प्रोटीन होंगे. अब उसमें से आपको मेन याद रखना है कि ये जो 3 प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, और ये प्रोथ्रोम्बिन, जिसमें से एल्ब्यूमिन मैक्सिमम होता है प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में, जिसका काम है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना. ये याद रखना है बेटा आपको. तीनों एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है. नीट 2018 में आया हुआ है ये. एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन. तो आपको ये याद रखना है कि एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना, जो आपको अल्ट्राफिल्ट्रेशन के टाइम पे काम आएगा. और ग्लोबुलिन जो डिफेंस मैकेनिज्म करता है,
हमारी बॉडी में, और फिब्रिनोजन जो क्लॉटिंग में मदद करता है, ये 0.3% है, ग्लोब्यूलिन 2.5%, प्रोथ्रोम्बिन 0.3%। अगेन ये दोनों का काम है क्लॉटिंग में, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं कि क्लॉटिंग कैसे होगा। तो ये हो गया प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन में हो गए 6 से 7% में। आपको मेजर ये 4 प्रोटीन याद रखने और उनके फंक्शन याद रखने। नाउ बाकी क्या बचता है, अदर सल्यूट। अब ये जो अदर सल्यूट है ये होता है 1 to 2%। इस अदर सल्यूट में बेटा अब सब कुछ आ जाएगा, लाइक मिनरल्स, फूड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, एंटीबॉडी, क्लॉटिंग फैक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें, हाँ, जो लिक्विड पार्ट के अंदर होंगी। तो उसको हम लोगों ने अदर सल्यूट 1 to 2% में रखा है। अब आप देखते हैं मेजर ब्लड कॉर्पस्कल कितने टाइप के हैं, 3। आरबीसी मिलता है, डब्ल्यूबीसी मिलता है, प्लेटलेट मिलता है। और पूरे ब्लड का मोस्ट अबंडेंट सेल कौन है, आरबीसी है, जो नियर अबाउट 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है, मैंने वो लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप डब्ल्यूबीसी के बारे में देख सकते हो, पूरी तरह से डिटेल हम लोगों ने उस पर दिया हुआ है। प्लेटलेट और आरबीसी हमें देखना है, तो चलो डिटेल देखते हैं हम लोग किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल विच इज ऑल्सो नोन एज अ एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल कैसा दिखता है, पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। सर्कुलर है, बायकॉन्केव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, एक्सेप्ट कैमल में उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और हमारे अंदर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, इसके लिए नॉन न्यूक्लिएटेड। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियस ड्यूरिंग फॉर्मेशन के टाइम पे गायब हो जाता है। एक्चुअल जब ये ब्लड फॉर्म होते रहता है तो उस टाइम पे न्यूक्लियस होता है। हमारे बोन मैरो में मेगेलोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, मेगेलोब्लास्ट होता है, लाइक उसे बोल सकते हो हीमेटोब्लास्ट, जो एरिथ्रोब्लास्ट बोल सकते हैं हम लोग, जो आरबीसी फॉर्मेशन करता है। तो उसके पास उस टाइम पे न्यूक्लियस होता है, लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन इसके न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, इसके कॉन्केव शेप के होने की वजह से क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन फिलिंग ज़्यादा होने की कैपेसिटी, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसके लिए यहाँ का न्यूक्लियस डीजनरेट होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन के टाइम पे। इसका मतलब है कि हमारे पास न्यूक्लियस था आरबीसी में, बट ड्यूरिंग फॉर्मेशन के टाइम पे वो डीजनरेट हो गया है, इसलिए रेड ब्लड सेल नॉन न्यूक्लिएटेड दिखता है। हाँ, इसकी साइज क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम लोगों ने देख लिया। सर्कुलर, बायकॉन्केव होता है, 7 माइक्रोन इसका डायमीटर है, 2.5 माइक्रोन बेटा इसका क्या है, थिकनेस है। नाउ देखते हैं रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है। रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, आपको देखो 2 बातें बहुत जरूरी याद रखनी है कि फीटल लाइफ मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, लीवर में, स्प्लिन में, प्लासेंटा में, थाइमस ग्लैंड में। और ये याद रखना है, बहुत सारे बुक में आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन मिलेगा कि फर्स्ट आरबीसी प्रोडक्शन कौन करता है फीटल लाइफ का, तो आपको याद रखना है यॉर्क सेल, ये है वो फर्स्ट आरबीसी प्रोडक्शन जो करता है। और नॉर्मल लाइफ में तो हमारे पास बोन मैरो है, और बोन मैरो में भी 2 टाइप के बोन मैरो होते हैं, आपको होना चाहिए कि रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो जिसमें से रेड बोन मैरो एक्टिव होता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, और ब्लड फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे, हीमोपोइसिस। याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था फॉर्मेशन को क्या बोलना है, पोइसिस। अब किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो ब्लड बोला तो हीमोपोइसिस, आरबीसी बोला, आरबीसी का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट, तो इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे क्या यूज करेंगे टर्म को, एरिथ्रोपोइसिस। क्लियर है ना। आगे समझ में आया ना, आरबीसी का हम लोगों ने क्या क्या किया अब तक, उसके स्ट्रक्चर को देखा। पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर सर्कुलर, बाइकॉन्केव, नॉन न्यूक्लिएटेड, 7 माइक्रोन डायमीटर, 2.5 इसका थिकनेस हो गया बेटा। ये जब फॉर्म हो रहा था उसके पास न्यूक्लियस था, लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन के बाद उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होता है, फीटल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में। उसके फॉर्मेशन को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। लेकिन क्या यार उसको सपना आता है क्या कि मुझे आरबीसी फॉर्म करना है, कब फॉर्म करना है, तो वो कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना होगा कि आरबीसी फॉर्म कैसे होता है। तो ध्यान से समझना है आपको
कि रेड ब्लड सेल किस तरीके से फॉर्म होगा। सबसे पहला आरबीसी फॉर्मेशन कब होगा, याद रखना हमारी बॉडी में डेली 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, वो भी स्प्लिन में। और जब वो 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसकी जगह पे ये बोन मैरो तुरंत वो 1% आरबीसी बनाकर ब्लड में रिलीज कर देता है। लेकिन ब्लड में बनाकर रिलीज करेगा तो इसे कैसे पता चलेगा मुझे बनाना है। यहाँ रखना है कि हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ही वहाँ पे आपको एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस दिखाई देगा नेफ्रॉन के अंदर। ओके, नेफ्रॉन के अंदर एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है जो वहाँ पे ब्लड काउंट करता है। अब ब्लड काउंट करेगा, इस देखिएगा ब्लड काउंट कम है तो ये जे सिक्रीट करेगा वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन। क्या? एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सिक्रीशन करेगा। और जब ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलेगा यहाँ से जे से, अब हार्मोन है तो हार्मोन ब्लड में रिलीज होगा और वो ब्लड के थ्रू वो पहुँचेगा कहाँ पे? बोन मैरोज में। और जब वो बोन मैरो में जाएगा तो ये एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट बोन मैरो टू फॉर्म ब्लड। एरिथ्रोपोइटिन ही स्टिमुलेट करेगा यहाँ के एरिथ्रोब्लास्टिक सेल्स को और मेगलोब्लास्टिक सेल को कि फॉर्म करो आरबीसी, तब जाके वहाँ पे आरबीसी फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्लियर है कंसेप्ट एकदम? तो समझ में आया ना? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, लेकिन एरिथ्रोपोइसिस कब होगा? जब वहाँ से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आएगा। और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कब आता है? जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसकी जगह न्यू आरबीसीज लेते हैं और न्यू आरबीसीज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से। चलो, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन डन। मतलब अब तक हम लोगों ने सिर्फ 2 ही टॉपिक क्लियर किया है। क्या? आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, कैसा दिखता है, और आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है, उसे कैसे पता चलता है कि मुझे आरबीसी बनाना है। जब ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आएगा तब जाके यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स फॉर्म होंगे। नाउ लाइफ स्पैन देखते हैं आरबीसी की। आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1% आरबीसी डेली डिस्ट्रॉयड इन स्प्लिन, हेंस स्प्लिन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, एंड स्प्लिन स्टोर करता है बहुत सारे ब्लड सेल को, इसके लिए उसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? स्प्लिन है। ब्लड बैंक कौन है बॉडी में? स्प्लिन है। ओके, स्प्लिन इज अ लिम्फोइडल ऑर्गन। ओके, नाउ अब देखते हैं ये 3 पॉइंट अपने हम लोगों ने डन किया। कौन कौन से पॉइंट डन किए? आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में, आरबीसी के फॉर्मेशन के बारे में, और उसकी लाइफ स्पैन के बारे में। और जब वो लाइफ स्पैन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो वो किस तरीके से कहाँ पर जाके डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, उसकी ग्रेवयार्ड कौन है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट देखते हैं। आरबीसी काउंट 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। इसका मतलब ये है ये ब्लड कॉर्पस्कल्स में सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं मोस्ट एबंडेंट सेल ऑफ ब्लड। हाँ, अगर इस काउंट से कम हो जाए ब्लड तो क्या कहेंगे? याद करो, लास्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया है WBCs के टाइम पे, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोपिनिया। पीनिया का मतलब होता है कम होना, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी को हम लोग क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइटोसिस। इसका एक फेमस नाम है पॉलीसाइथेमिया। ओके, हाँ, एक बात याद रखना, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट कंडीशंस को हम कहते हैं एनीमिया, जिसमें पर्सन बहुत थका होगा, उसकी बॉडी में लेस एनर्जी होगी। नाउ देखते हैं कि एनीमिया कितने टाइप का है और एग्जाम में कितने टाइप में पूछ सकता है। तो एनीमिया बेसिकली यहाँ पे 2 आपको रखना है, थर्ड वाला भी याद रखना, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। फर्स्ट इज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक में नाम में समझ में आ रहा है, मेगेलो मेगा और मैक्रो, मैक्रो मतलब साइज बड़ी हो जाना। ये कब होता है? जब पर्सन की बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, तो उस टाइम पे आरबीसी प्रोडक्शन कम होगा। आरबीसी प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब आरबीसी काउंट कम होगा। और जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो आरबीसी की साइज जो होती है वो छोटी हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ेगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। तो
हमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन का इंटेक करते रहना चाहिए, जिससे आरबीसी का लेवल नॉर्मल रहेगा। और आपने ये सुना होगा कि इफ प्रेग्नेंट वुमेन को विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में उनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है रेड ब्लड सेल की, क्योंकि एक बेबी रहता है, उसे भी चाहिए फूड में। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के वजह से क्या होगा, रेड सेल फॉर्मेशन होगा, आरबीसीज का काउंट नॉर्मल मेंटेन होगा। ओके, नाउ आरबीसीज कंटेन रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नोन एज अ हीमोग्लोबिन। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन पूरी तरह से भरा होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, और आपको मालूम होना चाहिए कि एक आरबीसी कंटेन ईच आरबीसी कंटेन 26.5 करोड़ ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको मालूम है एक हीमोग्लोबिन बनी होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, नोन एज अ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। ओके, और ये जो एक एक अल्फा चेन है, इनके अंदर 140 अमीनो एसिड्स ऐड होकर जाके ये पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म होती है। और आपको याद रखना है ये चारों चेन एक ऑक्सीजन कैरी करती है, मतलब ईच हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, हीमोग्लोबिन काउंट। हीमोग्लोबिन काउंट कितना होना चाहिए? 11 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, बट सप्लाई 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। ऐसा आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ा है। तो वहां पे ना जरा एक देखो, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनने का चांसेस होता है। क्या? हीमोग्लोबिन काउंट कितना है? 11 to 16 ग्राम पर 100 ml। और 100 ml ने कितना ऑक्सीजन कैरी किया है? 20 ml। इसका मतलब है हम लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि 100 ml में 16 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ml ने 20 ml ऑक्सीजन कैरी किया है। तो इसका मतलब है रिलेट करेंगे तो 60 ग्राम ने 20 ml ऑक्सीजन कैरी किया है। तो बताओ 1 ग्राम कितना कैरी करेगा? तो यहां से रिलेट करेंगे तो हमें पता है 20/16 करना पड़ेगा हमें 5। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं आगे। हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ पिगमेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी के वजह से हमारे रेड ब्लड मतलब एरिथ्रोसाइट का कलर जो है वो रेड आया है। और वो पिगमेंट है, इसके अंदर आयन कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं। आयन कौन सा? Fe2+ के फॉर्म में होगा। ओके, हीमोग्लोबिन ही वो है जो मेंटेन करता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को, और इट एक्ट एज अ बफर। बफर मतलब याद है ना आपको, क्या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन मेंटेन करता है पीएच को, रेगुलेट करके रखता है। और मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट आरबीसी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? यॉर्क सेल के अंदर, और फंक्शन उसका क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है अदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर है? ये हो गया हमारा एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी पूरी तरह से खत्म। तो याद करो हम लोगों ने आरबीसी में क्या क्या देखा था? आरबीसी के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा? फर्स्ट चीज कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसका फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट देखा, उसका लाइफ स्पैन का कंसेप्ट देखा। लाइफ स्पैन के बाद मतलब वो कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होगा, स्प्लेन में देखा वो। और उसके बाद हम लोगों ने देखा आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट अगर कम हो जाए तो एथ्रोसाइटोपिनिया, ज़्यादा हो जाए तो साइटोसिस, उसे पॉलीसाइथेमिया क्या है? डिक्रीज कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्या? एनीमिया। जो 3 टाइप का मैंने बताया है, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक, जिसमें से मैक्रो वाले को हम लोग मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोले थे और माइक्रो वाले को हम लोगों ने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोला है। और आरबीसी कंटेन रेड कलर का पिगमेंट। रेड कलर पिगमेंट इज नोन एज अ हीमोग्लोबिन। और एक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? नियर अबाउट 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन। जो एक हीमोग्लोबिन में कितने चेन होते हैं? 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा के 2 बीटा के। ओके, एंड ईच हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और हीमोग्लोबिन काउंट कितना होना चाहिए? 11 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में। ओके, और एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे छोटा सा कि अगर 11 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है तो और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में देखा था कि 100 ml 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो कितना 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? तो नियर अबाउट 1.25 ml। तो इसके न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होंगे। नाउ अब देखते हैं हम लोग प्लेटलेट। ध्यान से समझना क्योंकि प्लेटलेट के बाद ही आएगा क्लॉटिंग वाला पूरा कंसेप्ट। तो फर्स्ट चीज
हम लोग देखते हैं प्लेटलेट को। तो प्लेटलेट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? प्लेटलेट का स्ट्रक्चर स्मॉल, बायकॉन्वेक्स एंड ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड। इसकी जो साइज है वो नियर अबाउट 2 to 3 माइक्रोन। प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्लेटलेट का फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा। ओके, और जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन करेगा उसके सेल को हम लोग बोलेंगे मेगा कार्योसाइट। और आरबीसी की प्रोडक्शन कौन कर रहा था? मेगैलोब्लास्ट, जिसे हम लोग एथ्रोब्लास्ट भी कह सकते थे। और प्लेटलेट के फॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे मेगा कार्योसाइट फॉर्म करता है बोन मैरो के अंदर। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट को हम लोग क्या टर्म देंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। पोइसिस तो कॉमन ही है ना। प्लेटलेट का काउंट कितना होना चाहिए? बेटा प्लेटलेट काउंट होना चाहिए 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। हाँ, अगर इसका नंबर कम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं पेशेंट सफर फ्रॉम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। और याद करो कौन से केस में, ऐसी कौन सी डिजीज है जिस केस में प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है? फेमस डिजीज डेंगू, H1N1। आगे नाउ प्लेटलेट का क्रिटिकल काउंट कितना होता है? 40,000 पर mm³ ऑफ ब्लड। हाँ, अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट लेस देन क्रिटिकल काउंट हो जाए तो उसे कहते हैं परप्यूरा डिजीज। परप्यूरा डिजीज इसमें स्किन पे डॉटेड होने, रेड डॉटेड आने लगते हैं, रैशेस पड़ने लगते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परप्यूरा डिजीज। वो क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट का काउंट कम होने लगता है और क्रिटिकल काउंट से भी कम हो जा रहा है। ओके, और देखते हैं कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है। प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है? प्लग फॉर्म करना। सब प्लग फॉर्म करना, यहाँ पे कौन सा प्लग? बेटा आपको मालूम, जब हमारी बॉडी में कोई भी वेसल्स, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, रप्चर होने के बाद ब्लड लॉस होने लगता है। तो इस ब्लड लॉस को रोकने के लिए प्लेटलेट एक दूसरे पे एग्रीगेट होकर यहाँ पे क्या करते हैं? उस ब्लीडेड एरिया को पूरी तरह से प्लग फॉर्म कर देंगे। और प्लग फॉर्म करने के बाद प्लेटलेट का मेन रोल है, वो सिंथेसाइज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये केमिकल आगे चल के हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग में। अब हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग इफेक्टर। तो याद रखना, प्लेटलेट में हमने अभी फटाफट क्या क्या देखा? प्लेटलेट का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हाँ, ये एक चीज़ भूल गए हम लोगों ने, प्लेटलेट की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी दिन होती है? प्लेटलेट की लाइफ स्पैन को हम लोग बोलेंगे वही 2 to 5 डेज। ओके, ये याद रखना है आपको, 2 to 5 डेज प्लेटलेट की लाइफ स्पैन होती है। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या, फिर उसके बाद प्लेटलेट काउंट देखा, कम हो गया तो क्या, क्रिटिकल काउंट कितना होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। चलो फंक्शन देख लिया, तो अब देखते हैं सीधा ब्लड क्लॉटिंग कि क्लॉट कैसे होगा। तो याद रखना है आपको ब्लड क्लॉटिंग का जो है कंसेप्ट, कि हमारी बॉडी में जब भी मान लो कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई, ब्लीडिंग होने लगा, प्लेटलेट एक दूसरे पे एग्रीगेट होके प्लग फॉर्म कर ली, ये तो उसका फंक्शन ही है प्लेटलेट का। प्लग बनने के बाद क्या होता है? क्लॉटिंग। और मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को किसने समझाया? मैकफर्लेन ने एंड उनके कोवर्कर्स ने। एंजाइम कैस्केड थ्योरी बोलते हैं। तो जब भी प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है तो वो तुरंत रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्लेटलेट के फंक्शन में मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा दिया है, सिंथेसाइज थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्चुअल क्या होता है मालूम है? ये हेपेरिन क्या है यहाँ पे सर आपने बनाया? बेटा हेपेरिन ना एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। हेपेरिन क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। सर ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट हेपेरिन ब्लड में घूमते रहता है? हाँ घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि यार अगर ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट न घूमे और प्लेटलेट जब मन चाहे तब ब्लड अगर कहीं क्लॉट कर देगा तो क्या होगा? 2 टाइप के क्लॉट बनने के चांसेस हो जाएंगे ना। एक टाइप का क्लॉट हो जाएगा थ्रोम्बस क्लॉट और एक हो सकता है एम्बुलस क्लॉट। थ्रोम्बस क्लॉट क्या होता है? स्टैटिक होता है, एक ही जगह पे रुककर वहाँ पे क्लॉट करना। और सपोज हमारे ब्लड वेसल लाइक हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई करता है फूड वगैरह, उस ब्लड वेसल को हम लोग कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अगर वो कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट फॉर्म कर दिया, वो भी स्टैटिक क्लॉट, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हो चुका है। और जिससे क्या होगा? ब्लड सप्लाई रुकेगा। और जब ब्लड सप्लाई रुकेगा हार्ट मसल्स को और हार्ट सेल्स को, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे अटैक आएगा, हार्ट अटैक का केस। और एम्बुलस क्लॉट तो बहुत डेंजर होता है। एम्बुलस क्लॉट का मतलब मूविंग क्लॉट, जो ब्लड वेसल में मूवेबल होता है और कहीं भी मूवमेंट करते हुए वो किसी भी रीजन का ब्लड सप्लाई रोक सकता है। ब्लड सप्लाई रुकेगा तो सेल्स इंजरी होने के चांसेस होंगे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग,
कि सर जब प्लेटलेट ने प्लग फॉर्म किया तो उसने एक केमिकल रिलीज किया, जिस केमिकल का क्या नाम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट प्लग रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन के नीचे लिखा है, एक्चुअली देखो ब्लड में हेपेरिन घूम रहा था, ये भाई मैं एंटी क्लॉटिंग एजेंट हूँ, मैं कहीं पे क्लॉट होने नहीं दूंगा। तो जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये हेपेरिन पे गिरता है तो हेपेरिन बोलता है भूला मैं कौन हूँ। हेपेरिन अपनी याददाश्त भूल जाता है कि मेरा नाम एंटी क्लॉटिंग एजेंट है करके, तो वो अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाता। इसका मतलब है थ्रोम्बोप्लास्टिन ने इनएक्टिवेट कर दिया हेपेरिन को और थ्रोम्बोप्लास्टिन अपना क्लॉटिंग प्रोसीड करेगा। देखो क्लॉटिंग कैसे होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, जिसे थ्रोम्बोकाइनेज भी कह सकते हो। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, ब्लड में, ब्लड का जो प्लाज्मा प्रोटीन था, याद करो प्रोथ्रोम्बिन, वो इनएक्टिव प्रोटीन है, वो कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव एंजाइम बना देगा। आपको 3 रिएक्शन याद रखने हैं क्लॉटिंग के लिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है और प्रोथ्रोम्बिनेज के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन नाम का इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव एंजाइम बनता है थ्रोम्बिन में। और बाद में ये जब थ्रोम्बिन एक्टिव एंजाइम रेडी हो जाता है तो वो ब्लड में सोल्यूबल फिब्रिनोजन को क्या करेगा, कैल्शियम के प्रेजेंस में फाइब्रिन बना देगा, जो फाइब्रिन इनसोल्यूबल है ब्लड में, और वो एनमेश करेगा जाके उस प्लग को। जब वो एनमेश करेगा उस प्लग को तो वो इस तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, क्लॉट, जिससे क्लॉटिंग चालू हो गई। अब ये जो क्लॉट हो जाता है तो तुरंत ये प्लेटलेट प्लग ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना बंद करता है, जिससे हेपेरिन फिर से एक्टिवेट होने लगता है। और जब ये फिर से हेपेरिन एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी याददाश्त आ जाएगी कि अरे मैं तो एंटी क्लॉटिंग एजेंट हूँ, ये क्लॉट कहाँ से हो रहा है, तो वो तुरंत इस क्लॉट को अंदर की तरफ से रोक देगा। जिस तरीके से हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में क्लॉट होना बंद हो जाएगा। ओके, जिससे ब्लड वेसल में क्लॉटिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा, तो ना ये थ्रोम्बस और ना एम्बुलस क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं ब्लड में से अगर ब्लड सेल को निकाल दिया जाए, मतलब ब्लड में से वही ब्लड सॉलिड वाले पार्ट को रिमूव कर दो तो क्या बचता था, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से ये फिब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, सीरम। हाँ, और सीरम में एक्चुअल एंटीबॉडी मिलती है, सीरोलॉजी वगैरह समथिंग जो ना होगा इम्यून सिस्टम में, वो आगे देखेंगे। बट याद रखना सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन माइनस कर देना और क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर देना, ऐसा भी लिख सकते हो। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। आओ देखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर याद रखने बहुत जरूरी है यार। 13 क्लॉटिंग फैक्टर है टोटल, और ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर अगर इनमें से एक भी क्लॉटिंग फैक्टर गायब हुआ तो क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं होगा, और जब क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे ब्लीडर डिजीज। जब भी इंजर्ड होगा कोई भी तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो देखते हैं ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, याद रखना। लेकिन 13 क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जनरली लीवर के अंदर फॉर्म होते हैं मोस्टली, और प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के बहुत जरूरी है, अगर किसी को ब्लीडिंग डिजीज है तो समझ जाना विटामिन के की डिफिशियंसी भी हो सकती है। फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रोमन नंबर में, तो आपको बताता हूं मैं कि फैक्टर्स कैसे याद रखने हैं शॉर्टकट में। तो आपको याद रखना है पहले क्या, मैं आपको जो बोलूं पहले वो याद रख लो, लाइन से याद रखना है। हाँ, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्टर नंबर 8 का नाम बोलो, फैक्टर नंबर 9 का नाम बोलो। तो आपको याद रखना है एफपीटी का पापा सीएस पढ़ता है, फेल हो गया। क्या याद रखोगे, एफपीटी का पापा सीएस पढ़ता है, फेल हो गया। अब ये लाइन से एक बार याद हो जाए कि एफपीटी का पापा सीएस पढ़ता है, फेल हो गया, तो आप ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर इजीली याद कर लोगे, और आपको क्लॉटिंग का मैकेनिज्म याद है तो अपने आप इजीली याद हो जाएगा ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर। पहला एफ फॉर वही फर्स्ट रिएक्शन का, थर्ड रिएक्शन का पहला मेम फिब्रिनोजन। यही जब ये सोल्यूबल है ना, ये जब इनसोल्यूबल हो जाता था तो थ्रेड बन जाता है। इनसोल्यूबल वाले को हम लोगों ने क्या बोला, फाइब्रिन। जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर किस में रखना है, अपने को 13 में रखना है, फाइब्रिन। फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, सेकेंड P फॉर प्रोथ्रोम्बिन, T फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिन, और याद रखना यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हेपेरिन को भूला बना देता है। Ca फॉर कैल्शियम,
P फॉर प्रो एक्सेलरिन, सिक्स्थ वाला, इस पे ज़्यादा फोकस करो, एक्सेलरिन, इसे रिजेक्ट किया गया, मतलब ये बहुत सारी बुक में दिया गया है एब्सेंट है, सिक्स्थ क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है। एंड फिर P फॉर प्रो कन्वर्टिन, A फॉर एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, C फॉर क्रिसमस फैक्टर, S फॉर स्टुअर्ट फैक्टर, P फॉर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, H फॉर हैगमैन फैक्टर, F फॉर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। आपको ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर याद रखने हैं। ओके ना, तो ये हो गया हमारा पूरा क्लॉटिंग का और क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। नाउ अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ध्यान से देखो, जो ब्लड ग्रुप है, तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको वहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग के प्रैक्टिकल्स होंगे, और जब ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल सिखाएंगे तो प्रैक्टिकल बहुत इजी है, बट उसको ध्यान से समझो एक बार। ब्लड ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में तो लैंडस्टेनर ने 1900 में ही बता दिया था, बट आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में लैंडस्टेनर एंड वेनर ने 1940 में बताया। और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आपको ना एक स्लाइड लेनी होगी, स्लाइड पे आपको ए बी डी मार्किंग करना फर्स्ट, उसके बाद 3 ड्रॉप ब्लड का यहाँ पे रखना है स्लाइड पे। अब उसके अंदर फर्स्ट वाले में एंटीसेरा ए नाम का केमिकल, ब्लू कलर का केमिकल, और बी वाले में एंटीसेरा बी नाम का केमिकल जो येलोइश होता है, और यहाँ पे डी वाली मार्किंग में एंटीसेरा डी डालना है जो वाटरी मार्किंग होता है, केमिकल होता है। अब जैसे ही हम लोगों ने केमिकल मिलाया, केमिकल को मिक्स करना बेटा ड्रॉप में अपने यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉपलेट में यहाँ पे मिक्स किया तो आपको दिखेगा, क्योंकि मालूम है ये केमिकल्स करते क्या है सर, ये आपने क्यों यहाँ पे डाला। एक्चुअल ना जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप के प्रोटीन्स होते हैं, एंटीजन जिसे बोलेंगे, वो हमारे आरबीसी के मेम्ब्रेन पे होते हैं। अब ए वाला प्रोटीन अलग है, बी वाला प्रोटीन अलग है, और ये आरएच वाला प्रोटीन अलग है। तो ये सारे प्रोटीन इसके मेम्ब्रेन पे हैं। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो ना, आपने पढ़ा होगा कि पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। उसी तरीके से बस हम लोग ये केमिकल यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहे हैं कि वो प्रोटीन्स को खींच के बाहर लेके आए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सपोज सोचो, जिस अभी सब लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसी बच्चे के प्रैक्टिकल पे यहाँ पे ए वाले में अगर प्रोटीन्स आने लगे, ऊपर वाइट प्रोटीन आने लगेंगे, तो समझ जाना उसका ब्लड ग्रुप ए है। किसी का ए ना आकर किसी के बी में आ रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप बी है। और किसी किसी में तो ऐसा होगा कि उसके ए और बी दोनों में आएगा वो प्रोटीन, तो समझ जाना ब्लड ग्रुप ए बी है। और जब दोनों में प्रोटीन ना आए तो समझ जाना ओ है। ओके, और हाँ, यहाँ पे अगर प्रोटीन आ रहा है ऊपर, मतलब उसके आरबीसी से अगर ये कैपिटल डी नाम का एंटीजन यहाँ पे प्रोटीन होगा, ये एंटीजन, तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, और प्रोटीन नहीं आ रहा है तो समझ जाना नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है। क्लियर है? तो इससे तो आप लोग जज कर लोगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है किसका। सिंपल सा प्रैक्टिकल है, फटाफट हो जाता है ये। नाउ देखते हैं अब ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है अगर, तो सीधी सी बात है उसके आरबीसी के मेम्ब्रेन पे क्या होगा, कौन सा प्रोटीन होगा, ए वाला, मतलब एंटीजन। एंटीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन। उसके पास ए होगा तो उसका एग्लूटिनिन क्या होगा, एग्लूटिनिन मतलब एंटीबॉडी, तो उसका अपोजिट बी है। बी वाले का ब्लड ग्रुप होता तो क्या होता, उसके आरबीसी के सरफेस पे बी नाम का एंटीजन है, उसके पास एंटीबॉडी क्या होता है, ए, क्योंकि ए बी को तो नहीं खा पाएगा और बी वाला ए को तो नहीं मार सकता। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके पास एंटीजन ए बी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है। लेकिन सोचो अगर एंटीबॉडी ए बी अगर रख दूं मैं यहाँ पे कोई भी, अगर बी रख देता हूँ तो बी वाला बी को नहीं खा सकता क्या, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ए रख दूँ तो ए को नहीं खा जाएगा क्या। अगर प्रोटीन अगर किसी के स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस को तोड़ ही दिया जाए तो उस सेल बचेगा ही नहीं ना, तो इसके पास इनके पास एंटीबॉडी नहीं होता। और ओ ब्लड ग्रुप वाले के में प्रोटीन ही नहीं था ना, मतलब इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई प्रोटीन ही नहीं है, ए बी वाला। लेकिन हाँ, इनके पास कौन सा एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ए बी बी बी। ये ए वाला किसको खाएगा यहाँ पे बताओ, कोई सरफेस पे तो है ही नहीं।
और बी वाला भी किसी को नहीं खा सकता क्योंकि कोई एंटीजन है ही नहीं। ओके, तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ए बी वाले के पास ए बी नाम का दोनों एंटीजन है, बी वाले का बी वाला है सिर्फ, ए वाले के पास ए वाला है। सबकी एंटीबॉडी याद रखना है, ए वाले के पास एंटीबॉडी बी होती है, बी वाले के पास एंटीबॉडी ए होती है, ए बी के पास कोई नहीं है। रीजन किसी पूछा तो क्या बताओगे कि अरे एंटीबॉडी होता तो इसके सेल का स्ट्रक्चर तो अपने आप टूट जाता। ओ वाले के पास एंटीजन होता ही नहीं है, इसके लिए इसके पास एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है। और देखते हैं रिसीवर डोनर का केस। अगर मान लो कोई ए ब्लड ग्रुप का बंदा है, रिसीवर है, उसे ए ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, उसे कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। आपको पता है कि अगर रिसीवर ए है तो उसके पास एंटीबॉडी क्या होगा, बी। तो आओ देखते हैं, पहला डोनर में ए बोलता है हाँ मेरे पास एंटीजन ए वाला ब्लड ग्रुप है, लेकिन क्या ये रिसीवर इसे मार सकता है? नहीं, क्योंकि रिसीवर के पास एंटीबॉडी कौन सा है, बी वाला है, तो बी वाला कभी ए वाले को मार नहीं सकता। अब अगर हाँ मैं यही डोनर में बी वाले को बुलाऊं तो बी वाला क्या बोलेगा, मेरे पास तो एंटीजन बी है सर। अगर आप ये ए वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट करोगे तो उसके पास एंटीबॉडी जो बी है वो बी इस बी को खा जाएगा, इसके लिए बी ब्लड ग्रुप नहीं डोनेट करना है। हाँ, क्या ए बी वाला डोनेट कर सकता है? सर कैसे डोनेट कर सकता है, रिसीवर के पास तो एंटीबॉडी बी है ना, ये बी वाले इस बी को नहीं खा जाएंगे, बी वाला इस बी को खा सकता है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे यार अगर ये बी खत्म हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर तो टूट जाएगा, तो इसके लिए ए बी भी नहीं दे सकता। हाँ, ओ वाले के केस में क्या है, ओ वाले के पास तो एंटीजन ही नहीं है, ये बोलेगा आजा भाई खा के दिखा दूं, तो बी वाला इसे खाएगा क्या, यहाँ पे कोई है ही नहीं यार, तो इसलिए ओ वाला दे सकता है। तो आपको समझ में आया ये कि रिसीवर अगर ए है तो उसे कौन कौन डोनेट कर सकता है ब्लड। तो याद रखना सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, ए वाला और ओ वाला। रीजन के साथ में समझ में आ रहा है। नो, नेक्स्ट देखते हैं, अगर रिसीवर बी होता तो उसे कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता। अगर रिसीवर बी है तो उसके बाद एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। आओ देखते हैं डोनर को। डोनर में आपको याद रखना है कि ए वाला है अगर तो सर एंटीजन ए होता है। अरे नहीं, रिसीवर के पास तो एंटीबॉडी ए है, अगर सर आपने ये दे दिया तो ये ए इस ए को क्या करेगा, मार डालेगा, इसके लिए आपको ये ए ब्लड ग्रुप हम नहीं डोनेट कर सकते। अब देखते हैं बी वाला। हाँ, बी वाला मैं डोनेट कर सकता हूँ क्योंकि एंटीजन बी है, भाई तेरे पास तो ए है ना, तू मार ही नहीं सकता इसको, तो इसके लिए बी वाले को हम बी दे सकते हैं। ए बी दे सकते हो क्या, अगेन सेम रीजन, नहीं सर ये ए वाला इस ए को खा जाएगा, इसके लिए ए बी मत दो वरना स्ट्रक्चर टूट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है डोनेट करके। अब ओ वाला, भाई ए हाँ मार के दिखा, किसको मारेगा तू, यहाँ पे कोई है ही नहीं, इसके लिए बी वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, बी वाले को बी डोनेट कर सकता है, ओ डोनेट कर सकता है। क्लियर है क्या इन दोनों के बारे में। नाउ थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में देखो, अगर रिसीवर ए बी वाला है तो सर अगर रिसीवर ए बी वाला है मतलब उसके पास कोई एंटीबॉडी तो होगी नहीं, वो किसी को मार ही नहीं सकता, तो मैं इसको ए बी तो दे सकता हूं क्योंकि भाई मैं ए दूं तो इसके पास कोई मारने वाला है ही नहीं, मतलब ये भी दे सकता है। बी वाला देखो बेटा, बी भी दे सकता है, बी वाला बोले ना आओ मार के दिखाओ, कोई है ही नहीं एंटीबॉडी सामने वाले में, तो ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, ए बी भी दे सकता है, और ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है और ना एंटीबॉडी, कोई रिएक्शन नहीं, तो ओ वाले। तो इसके लिए बोला जाता है कि ए बी इज यूनिवर्सल रिसीवर। लेकिन कौन है वो यूनिवर्सल रिसीवर, वो भी मैं आपको कुछ डिटेल कंसेप्ट बताऊंगा पॉजिटिव निगेटिव वाले में। अब देखते हैं रिसीवर अगर ओ है तो सर अगर रिसीवर ओ है इसका मतलब उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या है, एंटीबॉडी ए और बी नाम के। वो क्या करेगा देखो, अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए वाला अगर उसे ब्लड डोनेट करता है तो इसके पास एंटीबॉडी ए है, ये ए इस ए को मार देगा, तो इसके लिए भाई मैं ए ब्लड ग्रुप नहीं दूंगा। हाँ, क्या मैं इसको बी दे दूं, नहीं सर बी क्यों दोगे, क्योंकि बी ब्लड एंटीबॉडी है ना, इस बी एंटीजन को मार देगा, ये भी मत दो। ए बी, अरे दोनों मर जाएंगे, मत दो सर। हाँ, ये ओ को ओ दे सकता है, क्यों, क्योंकि ए बी को बोलूंगा मार के दिखा, यहाँ पे कोई नहीं है, किसको मारेगा भाई तू, तो ओ ब्लड ग्रुप को ओ वाला ही डोनेट कर सकता है ब्लड। तो ये आपको समझ में आया पहला कि ए ब्लड ग्रुप को कौन डोनेट कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को और ओ वाले को कौन कैसे कैसे डोनेट कर सकता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब जरा हम लोग पॉजिटिव निगेटिव पे ध्यान देते हैं। ओके,
ऐसा नहीं है, जनरली ब्लड डोनेशन किसका होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव को देना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव को। लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव के देने का केस आ जाए तो क्या होगा, देखते हैं वो सब। RH ब्लड ग्रुप, मैंने बोला था कि हम लोग जब वहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था जो D था वहाँ पे अगर प्रोटीन आ रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, प्रोटीन नहीं है इसका मतलब वो नेगेटिव है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग बोलते हैं कि 80% पॉजिटिव लोग हैं और 20% नेगेटिव लोग हैं, और इंडिया में तो 97% पॉजिटिव और 3% नेगेटिव। आपको ये ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, अब सर जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है मतलब उनके RBC पे D होगा वाला एंटीजन, ये एग्लूटिनोजन तो प्रेजेंट होगा। तो सोचो क्या ये इस D को मारने के लिए स्मॉल d बनाएगा क्या पॉजिटिव वाला? नहीं ना सर। RBC यहाँ पे देखो, इन पॉजिटिव RH एंटीबॉडी D इज एब्सेंट। सर पागल नहीं है वो कि स्मॉल d बना ले, स्मॉल d बना लेगा तो खुद ही मर जाएगा। ओके, तो इसके लिए पॉजिटिव RH वालों के पास एंटीबॉडी D नहीं होता। ओके, RH इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर मान लो मैं कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को डोनेट करूं तो क्या होगा? अगर मान लो मैंने O पॉजिटिव डोनेट किया तो O है मतलब उसका कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है तो मतलब कोई एंटीजन है कैपिटल D वाला। और अगर मान लो मैं किसी अननोन को डोनेट करूं तो ये O तो चल जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला केस नहीं काम कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि पर्सन नेगेटिव है। इसका मतलब उसके पास नेगेटिव वाला कोई एंटीजन नहीं है। वो पहली बार जब कैपिटल D को देखेगा अपनी बॉडी में कि ये क्या है, तो वो तुरंत उसके लिए क्या प्रिपेयर करेगा, एंटीबॉडी स्मॉल d अगेंस्ट एंटीजन, तो वो उस D को मार देगा। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी ब्लड डोनेट किया है उस नेगेटिव पर्सन के अंदर, वो नेगेटिव वाला उसको मार देगा, तो आपका डोनेट करने का कोई फायदा ही नहीं हो। इफ मान लो उसे मैं कोई पर्सन है, एक्सीडेंटल केस है, तो उसे मैं कौन सा ब्लड ग्रुप दूं? अगर मैं O पॉजिटिव दूंगा तो सीधी सी बात है, अगर वो बंदा नेगेटिव निकला तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, एंटीबॉडी D बनाकर उसे मारने की कोशिश करते रहेगा। लेकिन वो एक्सीडेंटल केस रहेगा ना, तो वो तो खुद ही मर जाएगा पहले तो। लेकिन जनरली वो क्या करेगा, स्मॉल d बना के इस D को मारेगा। इसके लिए हम लोग बोलेंगे O पॉजिटिव इज नॉट यूनिवर्सल डोनर। तो सर यूनिवर्सल डोनर किसे कहेंगे? O नेगेटिव को कहेंगे। अगर मैं O नेगेटिव ब्लड ग्रुप डोनेट करूं किसी भी अननोन को, भले वो नेगेटिव हो, अगर वो नेगेटिव है तो इसके पास ये भी नेगेटिव है, इसके पास तो D है ही नहीं। अगर मैं इसे डोनेट कर दूं तो ये नेगेटिव वाले पेशेंट को कोई तकलीफ होगी ही नहीं, क्योंकि इसके पास भी D नहीं था, इसके पास भी D नहीं है, और O वाला है तो इसके पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, तो इसके लिए हम बोलेंगे O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। ओके, तो ये हो गया RH इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। डोनर रिसीवर का केस समझ में आया? O है मतलब कोई एंटीजन नहीं है, बट पॉजिटिव है तो एंटीजन होता है कैपिटल D। ओके, और रिसीवर अगर नेगेटिव निकला तो नेगेटिव के पास तो एंटीजन था ही नहीं, तो उसने इस कैपिटल D को देखकर तुरंत अपनी बॉडी में क्या लिया, स्मॉल d बना लिया, और स्मॉल d से इसको मारने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं निकला, O नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर है। ओके ना, अब हम लोग देखते हैं आगे। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो पहला मान लो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो RH ब्लड ग्रुप होता है, मतलब जो पॉजिटिव होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो नेगेटिव होता है रिसेसिव होता है। तो इफ़ कोई कपल पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसमें सीधी सी बात है, अगर मान लो जो पर्सन है, मेल पर्सन है, वो पॉजिटिव है और फीमेल जो है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला तो डोमिनेंट है और मॉम जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो डोमिनेंट किसका कैरेक्टर है, पॉजिटिव वाले, तो बेबी भी क्या फॉर्म होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो उस केस में देखा जाता है, तो याद रखना क्वेश्चन कैसे बना है, इफ़ कोई कपल है जिसमें जो मेल है वो पॉजिटिव है और फीमेल अगर नेगेटिव होती है, फीमेल नेगेटिव है, तो उसका बेबी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके,
तो आपको ये याद रखना है बेबी, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो बेबी डोमिनेटिंग कैरेक्टर आएगा इसके अंदर पॉजिटिव। इफ मॉम नेगेटिव है सर, बेबी पॉजिटिव है, तो क्या बेबी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अगर मॉम में जाएगा तो मॉम तो स्मॉल डी बना लेगी ना, सेम जो आपने आर एच इनकम्पेटिबिलिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे समझाया था। लेकिन बेबी का ब्लड मिक्स कैसे होगा मॉम से, क्योंकि बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड में यहाँ पे बैरियर होता है जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल एक्सचेंज नहीं होता। मॉम की आरबीसी, बेबी का आरबीसी दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज होते हैं, ये मिक्स नहीं होता। इसके लिए मॉम को पता ही नहीं चलेगा कि बेबी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल डिलीवरी होगा उसका, बिकॉज यहाँ पे कोई ब्लड का एक्सचेंज ही नहीं हुआ। ओके, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग पार्चुरेशन के टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम पे जब हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं तो बेबी का कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड मॉम के ब्लड से मिक्स होता है, और जब वो ब्लड मिक्स होगा तो मॉम तुरंत क्या करेगी, उस कैपिटल डी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी स्मॉल डी बना लेगी। तो मॉम की बॉडी में अगर एक बार स्मॉल डी बन गया उस टाइम पे, तब ये उस टाइम फर्स्ट बेबी को तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब वो सेकंड बेबी होगा उसे, सेकंड बेबी के टाइम पे अगेन वो सेकंड बेबी तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि डैड उसके पॉजिटिव थे, मॉम उसकी नेगेटिव है, तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर पॉजिटिव, तो बेबी भी पॉजिटिव, बेबी पॉजिटिव है और मॉम नेगेटिव है, लेकिन आरबीसी मिक्स नहीं होता ना, रेड ब्लड सेल का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी तो प्लाज्मा का कंटेंट है, लिक्विड मटेरियल, वो तो जाएगा ना अंदर, एंटीबॉडी तो जाएगा अंदर, और जब एंटीबॉडी अंदर जाएगा तो वो यहाँ पे कैपिटल डी के साथ में यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिससे सेकेंड बेबी की डेथ हो जाएगी। उस केस को हम लोग कहते हैं क्या, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, एचडीएन, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्लियर है? तो ये आपका ना सेकेंड बेबी की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर उसे सेकेंड बेबी की डेथ से बचाना है, नहीं उसे फर्स्ट बेबी के टाइम उसे सेकेंड बेबी चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला उसे जैसे डिलीवरी हो तो डिलीवरी के बाद फर्स्ट 24 आवर के अंदर हम उसको इम्यूनोसप्रेसेंट के इंजेक्शन दे देंगे, जिससे उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, और जब एक बार इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो मॉम अपने बॉडी में ये एंटीबॉडी प्रिपेयर ही नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होने के बाद हम उसे इम्यूनोसप्रेसेंट का इंजेक्शन दे देंगे 24 घंटे के अंदर, जिससे मॉम की इम्यूनिटी स्मॉल डी प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, तो सेकेंड बेबी भी नॉर्मल होगा। तब जब मॉम ने एंटीबॉडी प्रिपेयर ही नहीं की तो सेकेंड बेबी के टाइम पे वो स्मॉल डी बना ही नहीं है, तो जाएगा कहाँ पे? तो इसके लिए सेकेंड बेबी भी हेल्दी होगा, लेकिन वो याद रखना होगा कि फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद उसे 24 आवर में वो इंजेक्शन देना जरूरी है। क्लियर है? तो इस तरीके से होता है आर एच इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। नाउ अब आपको एक चीज और देखना है, ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है? ब्लड ग्रुप तो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है ना, तो आपको ये याद रखना है। देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मॉम एंड डैड का ब्लड ग्रुप जो भी हो, तो उससे आने वाले बेबी का क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो ये मल्टीपल एलिलिक इनहेरिटेंस का पार्ट है, जो आप मेंडल वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ोगे। आपको उन्होंने 3 टाइप के जीन्स हैं, ए, बी एंड ओ, जिसमें से ए बी वाला ब्लड जो जीन्स है वो डोमिनेंट है, ओ वाला क्या है, रिसेसिव है। और हर इंडिविजुअल कितने, यहाँ पे 3 जीन है, 3 जीन में से कोई 2 सेट का ही जीन कैरी कर सकता है। तो वो 2 सेट के कौन कौन से जीन हो सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं यहाँ पे ये आई ये अगर जीन हुआ तो ये ए तो डोमिनेटिंग है, और ये दोनों जो जीन्स हैं वो सेम ही है, होमोजीनस। हाँ, आई ओ भी हो सकता है। अब ए वाला डोमिनेंट है, ओ वाला रिसेसिव है, तो याद करो लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या था, इफ डोमिनेंट और रेसिसिव दोनों साथ में आएंगे तो कैरेक्टर क्या शो होगा, डोमिनेंट वाला, मतलब ब्लड ग्रुप ए ही दिखेगा आपको। तो ब्लड ग्रुप ए, अगर कोई पर्सन ए ब्लड ग्रुप का है तो उसके अंदर वो होमोजीनस भी हो सकता है या हेट्रोजीनस भी हो सकता है। आईबी या आईबीआईओ ये दोनों बी ब्लड ग्रुप शो करते हैं, होमोजीनस भी और हेट्रोजीनस भी। ए बी वाला एक ही है, आईओ ओ ब्लड ग्रुप। तो याद रखना 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ।
जिनके जीन्स के सेट ये हो सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इफ फादर इज ए बी और मदर इज ओ ब्लड, तो उसके बेबीज क्या होंगे, आने के क्या चांसेस होंगे। तो फादर अगर ए बी का है ब्लड ग्रुप और मॉम का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो फादर ए बी का जीन्स क्या होगा, आई ए आई बी। मॉम का जीन क्या होगा, आई ओ आई ओ। तो जब भी यहाँ पे गैमेट ट्रांसमिट होगा तो बेटा यहाँ पे क्या निकला, आई ए आई बी, और यहाँ से सिंगल टाइप का ही गैमेट होगा, आई ओ वाला। तो जब ये मिलेंगे तो यहाँ पे चांसेस क्या बनेगा, आई ए आई ओ, मतलब हेट्रोजीनस ए ब्लड ग्रुप और हेट्रोजीनस बी ब्लड ग्रुप। मतलब इफ ए बी वाले पर्सन ने ओ वाले ब्लड ग्रुप के पर्सन से शादी की तो उसके आने वाले बेबी क्या होंगे, या तो ए ब्लड ग्रुप या तो बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है, या तो ए ब्लड ग्रुप का या तो बी ब्लड ग्रुप का। 50% ए चांसेस होगा, 50% बी चांसेस होगा। ऐसा नहीं है कि ए बी ने ओ के साथ शादी किया तो ब्लड ग्रुप आने वाला बेबी भी ए बी ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो इस तरीके से ट्रांसमिट होगा। क्लियर है, डन। तो चलो ये आज हमारा हिमेटोलॉजी वाला पार्ट पूरी तरह से डन हुआ। याद करो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। WBCs का मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिया था। हम लोगों ने आज क्या क्या देखा है, फर्स्ट ब्लड के बारे में देखा, ब्लड के कंपोजिशंस देखे। उसके बाद हम लोगों ने डिटेल देखा किसके बारे में, एथ्रोसाइट्स के बारे में, आरबीसी के बारे में। WBC मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई दिया है जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया गया है, जिन्होंने नहीं किया है वो जाके एक बार देख लें। उसके बाद हमने प्लेटलेट देखा और प्लेटलेट के ही फंक्शन से हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट सीखा, ब्लड क्लॉटिंग वाला। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग का मैंने प्रैक्टिकल नहीं बताया है। इफ अगर देखो ब्लड क्लॉटिंग का प्रैक्टिकल देखना है तो जो ब्लीडिंग टाइम होती है वो 2 to 3 मिनट्स होनी चाहिए और जो क्लॉटिंग टाइम होना चाहिए वो 2 to 8 मिनट्स का होना चाहिए। सर ये कैसे पता चलता है बेटा, इसका भी हायर क्लासेस में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे कि ये ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम सर कैसे पता चलता है। तो वहाँ पे आप एक पेपर लोगे, फिर नीडल से हाथ को प्रिक करोगे, प्रिक करने के बाद वहाँ पे आप यहाँ पे ड्रॉप सैंपल रखोगे। जैसे ब्लीडिंग लगना बंद हो जाए, ब्लड लगना बंद हो जाए पेपर पे, तो समझ जाओगे कि आपका यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो चुका है, तो वो आपका ब्लीडिंग टाइम हो जाएगा। और क्लॉटिंग टाइम मतलब वो आप एक कैपिलरी लोगे, कैपिलरी में ब्लड भरोगे, फिर उसमें फाइब्रिन थ्रेड का फॉर्म होगा। जब फाइब्रिन थ्रेड फॉर्मेशन हो जाएगा समझ जाना कि वो क्लॉट होना चालू हो गया है। तो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम का प्रैक्टिकल आपको मिलेगा आगे। उसके बाद हम लोगों ने आज क्या देखा, ब्लड का कंसेप्ट हो गया, एरिथ्रोसाइट हो गया, WBC ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, प्लेटलेट देख लिया, ब्लड क्लॉटिंग देखा और डिटेल देखा हमने किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। ओके, तो ये हमारी हिमेटोलॉजी का चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं नेक्स्ट सेशन में इसके कुछ MCQ सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजियोलॉजी और कार्डियोलॉजी। ओके, जिन्होंने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले लेक्चर में उन्हें एंजियोलॉजी और कार्डियोलॉजी भी मिलेगा और बाकी अदर चैप्टर्स भी मिलेंगे नीट से रिलेटेड। ओके, चल बाय।